हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राचीन समय में राज्य कैसे बने थे, राजा कैसे चुने गए और एक प्राचीन गणराज्य कैसे स्थापित हुए थे। गणराज्य क्या होते हैं? जहां जिस राज्य में आम जनता से चुना गया कोई भी प्रतिनिधि होता है। जैसे आज हम अपनी मर्जी से वोट डाल के अपना नेता चुन लेते हैं, जिसके हमें काम अच्छे लगते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसे वोट डाल के हम उसे चुन लेते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। लोगों को वोट डालने का पता ही नहीं होता था। उस समय पर ऐसी वोटिंग प्रणाली कुछ भी नहीं होती थी। तो प्राचीन समय में क्या होता था आज हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग थे जिनके पास पैसा था, जो कुछ अमीर टाइप लोग थे, तो उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। यज्ञ क्या होते हैं? कोई धार्मिक कार्य हो गया, जैसे हवन होते हैं या कुछ पूजा होगी, बड़ी धार्मिक पूजा कुछ भी। तो वो जो उन्होंने आयोजित किए और वो खुद को राजा कहलाने लगे और वो फिर प्रेस्टिजियस हो गए अपने आप में। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें क्या होता था इस यज्ञ में कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। जैसे यज्ञ होता था तो घोड़े का अभिषेक करके उसे राज्य में खुला छोड़ दिया जाता था। तो अगर इस घोड़े को किसी दूसरे राज्य ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा। तो देखिए, जो यज्ञ करते थे वो खुद को राजा कहते थे। अब जिसने घोड़ा छोड़ दिया, अगर उसका घोड़ा किसी और व्यक्ति ने रोक लिया या उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, तो क्या होता था? जो रोकता था इंसान, उसको, जिसका घोड़ा होता था उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया होता था तो इसका मतलब क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है सबसे शक्तिशाली है। तो इसी तरह से कुछ लोग अब खुद को राजा कहलाने लग गए थे। इस यज्ञ में और राजाओं को भी आमंत्रित किया जाता था। विशिष्ट पुरोहितों द्वारा ये यज्ञ होते थे। जो पुरोहित होते हैं, जो खास व्यक्ति होते थे, वो ही ये यज्ञ करते थे। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते थे। जैसे हम आज भी किसी पार्टी में कहीं जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ किसी के लिए उपहार गिफ्ट लेके जाते हैं। तो तब भी ऐसा होता था, लेकिन वो तरीके अलग थे। लेकिन जो आज हो रहा है वो ही इतिहास में वो सब कुछ बीत चुका है, लेकिन अभी उसका तरीके हमारे बदल गए हैं, लेकिन आज भी हम ऐसा ही करते हैं। इन सभी आयोजनों का मुख्य स्थान हो राजा जो ये आयोजन करता था, राजा उसका स्थान मुख्य होता था। उसे राज सिंहासन पर बैठाया जाता था या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते थे। जो भी पुरोहित होते थे, कुछ भी होते थे। अब राजा है तो उसके जो सगे संबंधी थे, खासकर उनकी रानियों और पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान क्या होते हैं? किसी खास जगह खास तरीके से कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता था। जैसे आज के समय हम कह सकते हैं जन्मदिन। जब हम अपना जन्मदिन किसी बड़ी पार्टी में मनाते हैं या किसी बड़े से होटल में मनाते हैं, तो वो हमारे लिए इस समय के अकॉर्डिंग, आज के समय के अनुसार वो हमारे लिए वो अच्छा है, मतलब बड़ा कार्य है। तो तब पुराने समय में भी ऐसे कुछ धार्मिक कार्य होते थे जो खास तरीके से खास जगह पर किए जाते थे। और बाकी सारे जो राजे होते थे वो सभी बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखते थे। और राजा के ऊपर पुरोहित होते थे जो पवित्र जल का छिड़काव करते थे। और विश्व और अन्य वैश्य जैसे सामान्य लोग थे, जो भी लोग होते थे, उनके लिए उपहार लेकर आते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये शूद्र वैश्य क्या हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में उस समय सामाजिक के 4 वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम क्या होता था? जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जो वेदों का अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, मतलब शिक्षा देते थे, वो होते थे ब्राह्मण। और क्षत्रिय जो होते थे युद्ध करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य खेती और पशुपालन जैसे काम करते थे। और शूद्र क्या करते थे? इन तीनों वर्णों के जो भी लोग हैं उनकी सेवा का कार्य करते थे शूद्र। आगे देखिए, जनपद
उस समय जनपद कैसे बने। जनपद आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हम किसी डिस्ट्रिक्ट को बोल सकते हैं, किसी ब्लॉक को बोल सकते हैं। जो देखिए, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। तो देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद हैं जो हम मैप में देखेंगे। देखिए, पहले मैप देखते हैं। इसमें जिस एरिया पर कुछ इम्पोर्टेंट जनपद थे प्राचीन समय में, तो हम वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है ये हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर का क्षेत्र, यहाँ पर जनपद था। अतरंजी खेड़ा में है और ये कौशाम्बी में है। उज्जैन एक जनपद है, यहाँ पर झेलम नदी में गांधार है। ये सभी जनपद की लोकेशन दिखाई गई हैं जो प्राचीन काल में होती थी। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को इन जनपदों की कई बस्तियां मिली हैं। तो हमें कैसे पता चला है कि यहाँ पर जनपद भी होते थे? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमने पहले भी देख चुके हैं हम कि हमें जो एविडेंस मिलते हैं उसका अध्ययन करके ही हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में इतिहास में ये कुछ भी होता था। तो ऐसे ही एविडेंस मिले हैं जनपद के, तो वो हमने देख लिए मैप पर। जैसे हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख है। दिल्ली में एक पुराना किला है, वहाँ से भी मिले एविडेंस। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशी होते हैं जानवर, जैसे गाय, भैंस, बैल तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। हमने पीछे भी देखा था कि कैसे पहले लोग जो शिकारी होते थे, फिर उन्होंने खेती करना शुरू किया, तो उसके बाद धीरे धीरे वो सभी फसलों का उत्पादन करने लग गए थे। तो हमें खुदाई में हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर जिसे हम खाकी कलर होता है जो, वो उसको धूसर कहते हैं, और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। तो इन बर्तनों पर क्या चित्रकारी की जाती थी? तो ये आम तौर पर इन पर सरल रेखाएं, जैसे ऐसे कुछ लाइंस बनी होती थी, जहाँ ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गई किसी भी प्रकार की, वो सभी ये सारी जो शेप्स हैं ऐसी बनी होती थी। तो ये देखिए, ये बर्तन ऐसे बर्तन होते थे। ये देखिए, ये धूसर कलर का है, खाकी कलर का, इस पर ये थोड़ी थोड़ी सी ये ड्राइंग बनी हुई है, कुछ ऐसे रेखाएं बनी गई थी। और इन बर्तनों का यूज़ खाना परोसने के लिए किया जाता था। और महाजनपद, अब देखिए महाजनपद क्या होते हैं। महाजनपद को आज के कॉन्टेक्स्ट में हम स्टेट बोल सकते हैं कि एक स्टेट होती थी, कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक स्टेट होती थी। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो हमने पहले देखा था जनपद थे जैसे छोटे अलग अलग, उनमें एक एक राजा होते थे। तो अब क्या है, अब महाजनपद इन सभी को मिलाकर एक महाजनपद बन गया। और महाजनपद में एक से ज़्यादा राजा होते थे। तो देखिए, अभी जहाँ पर छोटे छोटे जनपद हैं, तो उन हरेक जनपद में एक शासक होता था जिन्हें राजा बोल सकते हैं हम। तो उन सभी को मिलाकर एक महाजनपद होता था। और फिर महाजनपद की राजधानी भी होती थी, कैपिटल, जो आज के समय में भी है। जैसे भारत की कैपिटल है दिल्ली है, ऐसे ही अलग अलग स्टेट की कैपिटल है। कई राजधानियों की किलाबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी, ईंट की, पत्थर की, ये सभी किया गया था। ये दीवारें क्यों बनती थी? ये लोगों ने किलेबंदी क्यों करनी शुरू की थी? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग थे वो बाकी राजाओं से डरते थे। उन्हें डर था कि कहीं हम पर कोई हमला आक्रमण न कर दे, इसलिए उन्होंने किलों का निर्माण किया और बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर अपनी किलेबंदी कर ली अपने एरिए की। जैसे आज हम अपने घरों के चार दीवारी करते हैं, तो वैसे ही तब जनपदों की, महाजनपदों की किलेबंदी की जाती थी। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो राजा होते थे वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा करते थे। क्योंकि जब हम किसी एरिया को हम चार दीवारी से हम बंद कर देते हैं,
तो वो जितना भी एरिया होगा उस पर हमारा कंट्रोल होता है पूरी तरह से। इसी तरह जब महाजनपदों में जो अलग अलग जनपद थे, जब लोग रहते थे, तो उन्हें जब जो राजा किलेबंदी करवाते थे, वो यही कहते थे कि अब इस पूरी जगह पर हमारा कंट्रोल है और उन पर हमारा शासन करना, नियंत्रण, कंट्रोल करना हमें और भी आसान हो जाता था। इसलिए वो विशाल दीवारें बनाते थे और दीवारों के लिए क्या होता था, ईंटें पत्थरों का इंतज़ाम करना पड़ता था और इस काम के लिए स्त्री पुरुष और बच्चे सभी को ही सभी को ही लगना पड़ता था इस काम में, दीवारें बनाने के लिए, ईंटें इकट्ठी करने के लिए, पत्थर इकट्ठे करने के लिए, और संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती थी। ये देखिए ऐसी दीवारें होती थी प्राचीन काल में। ये कौशाम्बी किले की एक दीवार है। देखिए ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और चारों तरफ दीवार करके उस दीवारें बनाकर उसका एक बड़ा गेट रख दिया जाता था और इस गेट से फिर एंट्री होती थी और फिर जो भी इस पूरे एरिया का एक शासक होता था वो खुद को शक्तिशाली, ताकतवर मानता था और बाकी लोगों पर नियंत्रण रखता था। फिर जब राजा ने चार दीवारी करनी शुरू कर दी, अब ये देखिए जनपदों की अलग महाजनपद की उन्होंने किलेबंदी कर ली। फिर राजा सेना भी रखने लग गए थे और सिपाहियों को फिर उन्हें वेतन, सैलरी देनी पड़ती थी और पूरा साल ही रखते थे उनको फिर। और सैलरी कैसे? सिक्कों के रूप में देते हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं? जो प्राचीन भारत के जो सबसे पुराने सिक्के हैं, जैसे धातु और चादर को काट कर जो बनाए जाते थे, लेकिन उन पर कुछ भी लिखा नहीं जाता था उस समय। उन पर सिर्फ कुछ चिन्ह बने होते थे या ठप्पे से कुछ चित्र बनाए जाते थे, तो वो ही मान्य थे उस समय पर। फिर जब राजाओं को सैलरी देनी होती थी किसी को भी, फिर उनके पास पैसा भी उन्हें चाहिए होता था, तो फिर राजाओं ने क्या किया, कर लगाने शुरू कर दिए, टैक्स, जिन्हें हम टैक्स हम आज भी देते हैं। तो देखिए ये सब देखिए पुराने हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि आज भी हम टैक्स दे रहे हैं और ये प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। महाजनपद के जो राजा होते थे विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी और कर्मचारी भी उन्हें रखने होते थे, काम करवाना होता था, जैसे मजदूर, जैसे नौकरी पर हम, जैसे नौकरी आज है वैसे ही नौकरी पहले भी होती थी, वहाँ पर नौकरी पर रखा जाता था लोगों को। तो उन्हें फिर लोगों को पैसे की ज़रूरत थी, तो फिर लोगों ने क्या किया, क्योंकि अब उपहारों पर तो निर्भर हो नहीं सकते थे, इतने उपहार कहाँ आते, हर मंथ, हर साल सैलरी देनी होती थी। तो फिर राजाओं ने क्या किया, फसलों पर कर लगाने शुरू कर दिए, कारीगरों के ऊपर कर लगाए, जो भी कारीगर होते थे, जो कुम्हार होते थे, लकड़ी का काम करते, जो कुछ भी थे, उन सभी पर उन्होंने कर लगाने। फिर पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान के लिए कर देना पड़ता था और आखेटक, शिकारी और संग्राहकों को जल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती हैं, जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो शिकारी इकट्ठे करते थे, संग्राहक, तो वो सब उन्हें राजा को कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में देना होता था। कृषि में भी परिवर्तन हुआ इस काल में, बहुत बड़े परिवर्तन आए, लेकिन आज हम दो बड़े परिवर्तन देखेंगे कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। पहले हमने देखा था लकड़ी के हल बनाए जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, इस समय पर लोहे के हल बनाने लगे। जब लोहे का हल बना तो जो कठोर ज़मीन होती थी तो उस पर भी खेती करनी संभव हो गई थी, उसे आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ने लगी और लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। जैसे पहले क्या करते थे, पहले बीज ज़मीन में अलग अलग छिड़काव कर देते थे बीज का, लेकिन अभी धान के जो पहले अलग से छोटे पौधे लगाए गए, फिर जब वो पौधे छोटे छोटे हो गए तो उन्हें बड़ी ज़मीन पर लगाया गया और इससे क्या होता था, उपज ज़्यादा होती थी। लेकिन क्योंकि बीज अगर ऐसे ही फेंका जाता था ज़मीन पर तो कहीं से पौधा उगता था, कहीं से नहीं, लेकिन अब छोटे से उगे हुए पौधे को ही किसी और जगह उगाएंगे तो वो बड़ा होने लगेगा। तो इसी प्रकार ये खेती में क्या हुआ, परिवर्तन आने लग गए थे। और अब हम देखते हैं मगध भी एक जनपद था।
इसके बारे में देखते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। इसमें से गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्से में बहुत ज़्यादा जंगल होते थे और जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर राजा क्या करते थे, उन्हें सेना के काम में लाया जाता था। जैसे हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे युद्ध होते थे तो उनमें हाथियों का प्रयोग किया जाता था, जानवरों को भी उनमें यूज़ किया जाता था। इतना ही नहीं, जंगलों से और भी बहुत कुछ मिलता था, जैसे घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा जो मगध वाला क्षेत्र है, इसमें लौह अयस्क की खदानें भी मिली हैं। जो खदानें मिली हैं यहाँ पर, आज के अगर हम एरिया में देखें तो बिहार, झारखंड, यूपी, इस वाले एरिया को मगध के एरिया से नाम से जाना जाता था। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये उपयोगी होता है, लोहा जो होता है। मगध में 2 महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। ये उस समय पर ये शासक थे, बहुत शक्तिशाली थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे, जैसे युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, जो कुछ भी अपना क्षेत्र, अपना कब्जा, उस जगह पर अपना कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से हर एक कोशिश करते थे उस क्षेत्र को पाने के लिए। उनका जो ये क्षेत्र था उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। बिहार में राजगृह, जिसे प्रेजेंट में हम राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में फिर पाटलिपुत्र यानी कि पटना को राजधानी बनाया गया। 2500 साल पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा जो सिकंदर था, वो विजय प्राप्त करना चाहता था, वो दुनिया जीतना चाहता था, पर पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम के कुछ अन्य राज्यों को उसने जीता, जो अफ्रीका के एरिया को, और फिर वो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ने लगा। तो ब्यास नदी के किनारे पहुंचा तो उसे पता चला कि मगध में इतने बड़े बड़े शक्तिशाली राजे हैं, शासक हैं, तो वो फिर वापस चला गया। तो वो डर गया था, फिर वापस चला गया। अब दूसरा जनपद है वज्जी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मगध एक शक्तिशाली राजा था, उसके नज़दीक एक वज्जी राज्य था, एरिया था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण संघ में क्या होता है, एक से ज़्यादा शासक होते हैं और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। जैसे हमने पीछे देखा था, जनपद थे, ऐसे छोटे छोटे अलग अलग एरिया थे, उनमें एक राजा होता था। ऐसे ही गण और संघ बने हुए थे। वे सभी क्या करते थे, अपने एरिया की कोई भी बात करनी होती, कोई डेवलपमेंट करना होता था, कोई बहस होती थी, कुछ भी होता था, तो वो मीटिंग करते थे एक साथ ही। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो नीच जाति के लोग थे वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो देखिए, अजातशत्रु और वज्जी संघ क्या है। हाँ, वज्र संघ का यह एक वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उससे ये पूरा लिखा हुआ है, ये वहाँ से लिया गया है। तो इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु जो एक शक्तिशाली शासक था और एक वज्र संघ, उनका जो भी कनेक्शन है वो बताया गया इसमें। अजात शत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। तो फिर बुद्ध ने क्या जवाब दिया उनको, बोला कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते हैं। तो वो कब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, महिलाओं की इज्जत करेंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतलबबंदी संतों का सम्मान करेंगे। तो ऐसा अगर वो करते रहेंगे तो वो तब तक नहीं हार सकते जब तक वो ये सभी अच्छे कार्य करते रहेंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद
राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की। तो इसके आगे का जो भी राजाओं का और राज्य का विस्तार हुआ, चाहे कैसे बने, वो सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है सही या गलत बताना है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल, तो जो छूट देता था अपने एरिया से जाने, उनको ही वो इनवाइट करते थे। राजा के ऊपर सारथी पवित्र नहीं, ये गलत है। कौन करता था? पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था। आर्कियोलॉजिस्ट को जनपदों की बस्तियों में महल नहीं, हमने देखा महल नहीं मिले हैं, उन्हें बस्तियां मिली हैं। चित्रित धूसर पात्र में अनाज रखा जाता था। ऐसा नहीं हम कह सकते अनाज रखा नहीं, जब वो पात्र इतने छोटे हैं तो उसमें अनाज कैसे? वो खाना परोसने के लिए, खाना खाने के लिए यूज़ किया जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। हाँ बिल्कुल, जो महाजनपद हमने देखे, बड़े बड़े महाजनपद थे, तो राजाओं ने क्या किया, अपना नियंत्रण कायम करने के लिए उनकी किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि वो किलाबंद थे। तो दोस्तों, ये थे हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद आगे हम धीरे धीरे बाकी टॉपिक भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।